हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट फॉर फिजिक्स। आपका एचपी टेट का पेपर कल है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। और एक बार अपनी प्रिपरेशन को चेक कर लें, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं गो थ्रू कर लें, एंड जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको पढ़कर भी ज़रूर जाएं, क्योंकि अभी एचपी टेट का एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया है इन्होंने। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन ऑफ मास 60 kg इज स्टैंडिंग ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड अ लिफ्ट। इफ द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली डाउनवर्ड्स देन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी इक्वल्ड। अगर अभी अब तक आप लोगों ने टॉप 100 MCQ जो फिजिक्स के हैं वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। और ऐसे ही जो आपके सीडी साइकोलॉजी वाले हैं 100 क्वेश्चन, वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखें, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम लोगों ने अब तक आंसर कर दिया होगा। जब भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात आती है, एक लिफ्ट जो है जैसे फ्रीली फॉल करिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो जो भी हमारा वेट होगा वो क्या हो जाएगा, या स्प्रिंग बैलेंस जो है वो क्या, उसकी जो रीडिंग है वो क्या आएगी, वो ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। आई होप ये सभी ने करेक्ट ही किया होगा। और अगर ठीक है, अगर फार्मूला लगा के करना है, फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। एम जी माइनस ए, जहाँ पे ए जो है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी जी के बराबर बन जाती है, तो जी माइनस जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ज़ीरो आ जाता है इसका आंसर। वैसे डायरेक्ट ही याद रखना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब भी ऐसा लिफ्ट वाला क्वेश्चन हो तो ज़ीरो ही आंसर होगा आपका उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन अ लिक्विड with half of its volume submerged in the liquid. What is the buoyant force acting on the object? अब buoyant फोर्स क्या होती है, जो भी बॉडी है जितना भी वो क्या करती है, लिक्विड को डिस्प्लेस करती है, और वो उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगी जितना कि क्या होगा, उसका वेट होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन ए लिक्विड विद हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज इन द लिक्विड, व्हाट इज द buoyant फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ये कितनी हो जाएगी, इक्वल टू इट्स वेट हो जाएगी। राइट आंसर आ जाएगा फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है, द अर्थ पार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्थक्वेक इज। ये जो अर्थक्वेक है इसके लिए अर्थ का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको पता है जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक हम फील करते हैं। मतलब जो भी ट्रैमर्स अपर मोस्ट लेयर में होते हैं, ठीक है, वो उन ट्रैमर्स की वजह से, वो ट्रैमर्स से क्या है, आपका अर्थक्वेक है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, क्रस्ट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द प्लानट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। कौन से प्लानट के लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट हैं, जुपिटर, मार्स, मरकरी, सैटर्न। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, सैटर्न आ जाएगा। 83 भी मिल जाएगा, बट लेटेस्ट अभी 2023 में 146 भी हो चुके हैं इसके। तो जैसा भी वो क्वेश्चन पूछे। और जिन लोगों को लर्निंग वाला वीडियो चाहिए था, मैं लिंक में एक बार जो है डिस्क्रिप्शन में या फिर आपका जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें लिंक शेयर कर दूँगी, वहाँ से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टॉक ऑफ 50 न्यूटन मीटर एक्टिंग ऑन ए व्हील एट रेस्ट रोटेट इट थ्रू 200 रेडियंस इन 5 सेकेंड। द एंगुलर एक्सेलरेशन जो आपको रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में निकालनी है विल बी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। और जब भी एंगुलर एक्सेलरेशन, ये टॉक वगैरह ये सारी चीज़ें दे रखी हो तो फार्मूला आप कौन सा यूज़ करोगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फ़ा हाफ टी स्क्वायर। अल्फ़ा यहाँ पे मैं क्या मान रही हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन को मान रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एंगुलर थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 200 रेडियन दे रखी है। इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज़ीरो आ जाएगी। अल्फ़ा हमने निकालना है यहाँ पे, टी की वैल्यू टाइम 5 सेकेंड दे रखा है। तो इसकी सारी अगर कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, देख लेना एक बार मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भाई ये देखते हैं कि मैंने जस्ट कैलकुलेट किस तरह से किया है। आप जस्ट फार्मूला देखो, कैलकुलेशन तो आप ही नहीं करनी है। तो कैलकुलेशन करके देख लो, इसका आंसर जो है वो 16 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, फार्मूला नोट डाउन कर लो एक बार। अगर इस तरह का एंगुलर एक्सेलरेशन का क्वेश्चन आता है जहाँ पे टॉक वगैरह, टाइम वगैरह, एंगल वगैरह आपको गिवन हो, तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट है ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन अप वर्टिकली विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 490 जूल। द हाइट एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू इज। जी की वैल्यू यहाँ पे गिवन भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तब भी आपको खुद से तो याद ही रखना होता है ये जी की वैल्यू कितनी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक बॉडी है जिसका मास दे रखा है 2 kg, है ना, मास हमारे पास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गिवन है, और बोला कि हाइट पे जब चले जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो हमें जो फाइंड आउट करना है, हाइट को फाइंड आउट करना है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यूज़ कर सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, फाइनल एनर्जी, और एनर्जी दोनों ही होगी हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल इस तरह लगा सकते हो, और इसी तरह से फाइनल भी इस तरह से होगा, है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 490 है और पोटेंशियल एनर्जी तो 0 होगी यहाँ पे, और उसके बाद बोला बाद में जो फाइनल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी किसकी, जो भी हमारे पास इनिशियल एनर्जी दे रखी थी, ठीक है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh होगी हमारे पास, जहाँ पे मास हमारे पास कितना गिवन है, 2 kg गिवन है, g की वैल्यू 9.8 है, और h हमने निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे mgh कितना आ जाएगा हमारे पास, वो सारा आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट करके, और h की वैल्यू आपने निकालनी है यहाँ पे। तो ये h की वैल्यू इस तरह आ जाएगी 490 माइनस 245 अपॉन 2 इंटू 9.8, है ना। तो सारी कैलकुलेशन करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 12.5 मीटर। तो ये फार्मूला ही याद रखना है, फार्मूला वाले क्वेश्चन है। और इसमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि कई बार जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही लेंथी हो जाती हैं, तो बहुत टाइम वेस्ट ना करें अपना उसमें, क्योंकि मैथ्स वाला पोर्शन भी आपको पूरा का पूरा सॉल्व ही करना है। और कई बार फिजिक्स में ऐसे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं जिसका फार्मूला ही हमें नहीं पता है, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें अपना उस क्वेश्चन में। इसके कंपेरिजन में डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिए होते हैं, उनको फटाफट आप सॉल्व करें। जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में जो ट्रू नहीं है, मतलब रॉन्ग है। दे डू नॉट लूज मैग्नेटिज्म व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट को जब स्विच ऑफ कर देंगे ये अपना मैग्नेटिज्म को लूज़ कर देते हैं। तो डू नॉट पूछा है, लूज़ करेंगे, ये ट्रू है इसके बारे में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हाँ, अगली भी ऑप्शन देख लेनी एक बार। सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक मटेरियल को जंग से यूज़ करते हैं, अट्रैक्ट करता है पीस ऑफ आयरन को, ठीक है, बाकी करेक्ट है, पहला वाला रॉन्ग। नेक्स्ट है द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन मूव्स फ्रॉम ए पोजीशन x1 एट अ टाइम t1 टू अनदर पोजीशन x2 एट टाइम t2। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर दिस मोशन। तो इसमें जो गलत होगा वो आपको सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है पहले। यूनिफॉर्म मोशन जो आपका पहला ही चैप्टर आता है मोशन का, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t1 टू t2 इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। द वेलोसिटी कैलकुलेटेड बाय मेकिंग एनी चॉइसेस फॉर t1 एंड t2 ऑलवेज गिव द सेम रिजल्ट, ठीक है। A larger value of the difference t2 minus t1 will give a small value of velocity because velocity is obtained by dividing t2 minus t1. And next है a larger value of x2 minus x1 will give same value of the velocity as a smaller value, ठीक है। सेम वैल्यू नहीं देगी, वो वैल्यू डिफरेंट ही होगी। तो यहाँ पे रॉन्ग वाला पूछा है ना, फोर्थ हमारा राइट आ जाए। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय। तो जब भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है, करंट कैरिंग कंडक्टर दे रखा है जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसके लिए हमेशा हम किसका यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द आई इज़ एडजस्टेबल इन अकॉर्डेंस विद द लाइट कंडीशंस। तो लाइट कंडीशंस के बारे में जब बात करती है, आइरिस जो है ये इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट जो है हमारे प्यूपिल में जाएगी, कितनी नहीं जाएगी। तो आइरिस जो है वो एडजस्ट करेगा किसके अकॉर्डिंग, लाइट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। जो आई है उसको एडजस्ट करता है या प्यूपिल को एडजस्ट करता है। तो आइरिस इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज। मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न है यहाँ पे जो एस्केप वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल्स की वो लेस है देन देयर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, और इसकी जगह ये ऐसा ऑप्शन ना देखिए, ऐसा भी दे सकता है कि जो ग्रेविटी है वो बहुत वीक होती है यहाँ पे, जिसकी वजह से ये क्या करती है,
होल्ड नहीं कर पाते उन गैस मॉलिक्यूल से उस टेम्परेचर को या एटमॉस्फेयर को, ठीक है। तो इसकी भी वजह से जो बिल्कुल गैसेज होती हैं जो हैवी नहीं होंगी वो क्या कर देती हैं, एस्केप कर देती हैं एटमॉस्फेयर को, सिर्फ हैवी गैसेज ही रह पाती हैं। तो फोर्थ हो सकता है, या फिर ग्रेविटी इज़ टू वीक टू होल्ड टेम्परेचर। नेक्स्ट है, इफ़ द मास ऑफ बोथ द बॉडीज इज रिड्यूस टू हाफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। ये मैक्सिमम आप लोग कर ही लोगे क्वेश्चन को, इसको है ना, ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करते हो इसके लिए, जिसमें हमें बोला है कि मास को कितना कर दिया, हाफ कर दिया, तो मतलब ये 1/4 आ गया। डिस्टेंस हमने ये मान के ही चलना कि उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। सपोज करनी पड़ेगी ये चीज़, तो 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1/4 बन जाएगी हमारी फोर्थ। नेक्स्ट है, विच कलर कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट इज डेविएटेड द मोस्ट थ्रू प्रिज्म। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको कई बार करा चुकी हूँ। इस तरह से हमारा प्रिज्म है और वेबग्योर जो है ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं। तो जो लीस्ट है ना, लीस्ट ही पूछा है, मोस्ट थ्रू द प्रिज्म, वाइट लाइट इज डेविएटेड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा डेविएट करेगी वायलेट, और सबसे कम जो है वो रेड डेविएट करेगी, और ऐसे बीच वाले आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कल travels distance which is directly proportional to time that body travels with। तो अगर ऐसा होगा तो बॉडी किसके साथ ट्रैवल कर रही होगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही होगी। नेक्स्ट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज एट हाइट ऑफ अप्रॉक्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, या वो ऑर्बिट क्या है, जो मैन मेड सैटेलाइट है जिस ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो इसकी जो हाइट है वो अप्रॉक्स कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर, 35 समथिंग होती है, बट अप्रॉक्स पूछा है तो 36,000 किलोमीटर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। वैसे 35,786 होती है आई थिंक एग्जैक्ट जो है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। तो ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सन जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का। तो क्योंकि क्वेश्चन मिक्सचर ही रहेंगे, इजी और डिफिकल्ट का। व्हाट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वाटर वेपर बिगिनस टू चेंज इनटू वाटर ड्रॉप्स। क्या टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर नहीं पूछा है, वो पर्टिकुलर पॉइंट पूछा है, उस पॉइंट को आप क्या कहोगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे उसे, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट कहेंगे, ड्यू पॉइंट कहेंगे या नन। तो उसे क्या कहेंगे, ड्यू पॉइंट कह दिया जाता है। मतलब ड्यू पॉइंट क्या है, आपका मिनिमम टेम्परेचर है एयर के लिए टू गेट कूल्ड, ओके, उसे हम ड्यू पॉइंट कह देते हैं। तो यही पूछा है कि इज द टेम्परेचर एट विच द वाटर वेपर बिगिंस टू चेंज इनटू वाटर वेपर्स, तो उसे ड्यू पॉइंट हम कह देंगे। फ्रीजिंग पॉइंट तो आपको पता है, जहाँ पे आपका जो लिक्विड है वो क्या करता है, फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है, उसे फ्रीजिंग पॉइंट हम कह देते हैं। और क्रिस्टलाइजेशन किसे कह देते हैं, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट जहाँ पे जो सॉलिड फेज है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाए, मतलब क्रिस्टल्स बनना उससे शुरू हो जाते हैं, वो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है, ए 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब इज़ कनेक्टेड। मतलब ये जो बल्ब है उसकी पावर दे रखी है, ये उसकी वोल्टेज दे रखी है, और जिस सोर्स से वो कनेक्ट हुआ उसकी वोल्टेज दे रखी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। कैलकुलेट करना है आपको पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। अब जितनी उस सोर्स से जब वो बल्ब कनेक्ट हुआ तब उसने कितने पावर को कंज्यूम किया, ये क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। बल्ब की पावर तो दे रखी है, बट उसने सोर्स से जब कनेक्ट हुआ तो कितनी पावर को उसने कंज्यूम किया, ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आई थिंक मैंने पहले करवाया है। तो इसमें आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि कितनी पावर कंज्यूम करी, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट हम किससे कर सकते हैं, पावर या तो क्या हो सकता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम हो सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे इस केस में इस वर्क डन पर यूनिट टाइम के साथ यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल आता है, वो क्या है, V² अपॉन R, ठीक है। तो V² अपॉन R मतलब वोल्टेज और रेजिस्टेंस होनी चाहिए हमारे पास। तो वोल्टेज तो है, जो कितनी है हमारे पास, वोल्टेज हमारे पास दे रखी है 110 सोर्स की, है ना। तो रेजिस्टेंस नहीं है हमारे पास, बट बल्ब की वोल्टेज और बल्ब की जो पावर है वो हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। V²/P क्या आ जाएगी हमारे पास, रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पे वोल्टेज 220 का स्क्वायर जिसकी पावर 100 दे रखी है, 484 ओम क्या आ गई हमारी, रेजिस्टेंस आ गई। तो जब रेजिस्टेंस आ गई तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसे पुट ऑन कर लेंगे, और ये पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर है सारी कैलकुलेशन करके 25 वाट आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो इसमें देखना है, इनमें भी फार्मूलाज 2-3 फार्मूलाज का मिक्सचर होता है कई बार, तो वो क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूलाज यूज़ करने हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इलेक्ट्रिक करंट। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। मैक्सिमम लोगों ने आपने ये आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट है ए बॉडी ऑफ 20 kg इज लाइंग एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इट गेन्स ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी। वर्क डन क्या है हमारा? वर्क डन के लिए अलग अलग फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, बट यहाँ पे हम फार्मूला कौन सा यूज़ कर लेंगे भाई? वर्क डन क्या हो गया हमारा? जो एनर्जी हमारे पास दे रखी है फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस हाफ एम यू स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। तो बॉडी का मास दे रखा है, मास तो है हमारे पास 20 kg अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स गेन्स ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, और ये गेन कर लेती है स्पीड को, ठीक है। तो स्पीड हमारे पास दे रखी है, मतलब वेलोसिटी आ गई हमारे पास। तो u तो इनिशियल वेलोसिटी तो ज़ीरो है, फाइनल हमारे पास 7 मीटर पर सेकेंड दे रखी, तो ये तो सारा ज़ीरो आ जाएगा, है ना। मास है 20, ये है 7 का स्क्वायर, तो सबको कैलकुलेट अगर हम कर लें 49 और 90, ठीक है, 490 जूल हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ, ठीक है, कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है ए कार इनिशियली एट रेस्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन 4 सेकेंड अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन। अब मैं इसमें कॉन्सेप्ट नहीं आपको बता रही, क्योंकि वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले चीज़ें। अब जस्ट आपको ये एक प्रैक्टिस है कि आपको खुद से करना आना चाहिए, तो जस्ट मैं सॉल्यूशन पे फोकस कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन और इनिशियली रेस्ट है, तो जो हम 3 इक्वेशंस पढ़ते हैं ना कि रिलेशनशिप अलग अलग हैं, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वाला, है ना, 3 इक्वेशंस है। वो इक्वेशन से आप पे डिपेंड कर रहा है वो आपने कौन सी यूज़ करनी है, और आप कैसे चूज़ करोगे कौन सी यूज़ करनी है, जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन तो हमें फाइंड आउट करनी है, उसके बाद देखते हैं क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं भाई कौन सी हम उनमें से क्वेश्चन यूज़ करेंगे। तो इनिशियली एट रेस्ट है, इनिशियली एट रेस्ट मतलब यू हमारे पास गिवन है 0 है, ठीक है। ट्रैवल कर रही है कितना? वो 20 मीटर, मतलब डिस्टेंस डी भी लिख सकते हो, एस भी लिख देते हैं, 20 मीटर है। टाइम भी गिवन है, 4 सेकेंड टाइम हमारे पास गिवन है, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये चीज़ें हमारे पास गिवन है, डिस्टेंस है, टाइम है, यू है हमारे पास गिवन, ठीक है। तो इसके बाद एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है हमें, तो ये डिस्टेंस एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन याद रखनी है आपने। एक बार रिवीजन चाहते हो तो मैं ये जो प्लेलिस्ट है जिसपे हमने छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करें, वो भी मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिंक शेयर कर दूँगी, एक बार गो थ्रू कर लेना पेपर देने से जाने से पहले। ये तो ज़ीरो है, ये सारा ज़ीरो आ गया हमारे पास। ये हाफ है, ए तो हमें निकालना है, टी हमारे पास 4 है उसका स्क्वायर, और ये 20 हमारे पास गिवन है। तो अभी ए यहाँ से निकाल लो, ये 40/60 आई थिंक, है ना। और ये हमारे पास आ जाएगा 20/8, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन है, एक बार करके देख लेना, ठीक है। फार्मूला यही यूज़ करना है, बाकी कैलकुलेशन है सारी। 2.5 आंसर आना चाहिए वैसे तो, देख लेना बट कैलकुलेशन करके। नेक्स्ट है एन एमीटर इज़ कनेक्टेड। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। एमीटर की जब भी हम बात करते हैं तो एक एमीटर को हम किस तरह कनेक्ट करते हैं? सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। और जब वोल्ट मीटर की बात आती है, वोल्ट मीटर को किस तरह कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है एक सर्किट के साथ। नेक्स्ट है द इंडक्शन फर्नेस वर्क अपॉन विच प्रिंसिपल। इंडक्शन फर्नेस जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है? तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगी? आपकी एडी करंट्स पे। एडी करंट्स के प्रिंसिपल भी हमने पढ़े हुए हैं, टैग डिटेक्शन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग के लिए, इलेक्ट्रिक पावर मीटर के लिए, ये सारे आपके क्या हैं? एडी करंट्स के ही प्रिंसिपल आते हैं। नेक्स्ट है यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर डिपेंड्स। यंग्स मॉडुलस जो है वायर का, वो उसके मटेरियल या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वो इंडिपेंडेंट होता है, उसकी लेंथ, रेडियस और उसकी जो भी शेप वगैरह या क्रॉस सेक्शनल एरिया, उन सबके इंडिपेंडेंट रहता है। याद रखें, दोनों तरीके से पूछ सकता है, नॉट करके पूछ सकता है, या किस पे डिपेंड करिए इस तरीके से पूछ सकता है। नेक्स्ट है मर्करी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू।
तो जो एक मर्करी टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 357 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है। तो यहाँ पे तो क्या पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, तो 357 डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है स्पोक्स आर यूज्ड इन साइकिल व्हील। ठीक है, ये दे रखे हैं, ये स्पोक्स हैं, ये इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, टू इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इन स्पोक्स का साइकिल व्हील में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर्स आर रिलेटेड टू। ऑप्टिकल फाइबर्स किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, और किस लिए यूज़ किए जाती हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ विच लेंस इज़ नेगेटिव। कौन से लेंस की जो पावर है वो नेगेटिव होती है, कॉनकेव की, कॉन्वेक्स की, या दोनों की नेगेटिव होती है। तो कॉनकेव और कन्वेक्स लेंस आपके पास दे रखे हैं, इनको याद रखना है, ये स्फेरिकल मिरर्स हैं आपके। ओके, और उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो पावर है वो क्या होता है, 1/इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। तो इन्वर्स ऑफ फोकल लेंथ जो आ गया आपका, तो ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है, या जैसे ये डायरेक्ट पूछा है वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जो कॉनकेव लेंस है उसकी नेगेटिव होती है, बाकी सीधा पूछा है कि फोकल लेंथ निकाल लो या पावर निकाल लो, और या पावर गिवन है फोकल लेंथ, तो डायरेक्टली पुट ऑन करना है और आपका आंसर डायरेक्टर में आ जाएगा पावर के केस। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन एस। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आपने याद रखना है। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, मोमेंटम इज ए मेजर ऑफ। मोमेंटम क्या है, पी से डोनेट करते हैं, और वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी क्या आ जाएगा, मोमेंटम का मेजर आ जाएगा। ठीक है, जो सेकंड लॉ में भी हम डिस्कस करते हैं जैसे। तो अब देख लेना आप कितना स्कोर कर रहे हो, और एक बार पिछले वाले जो आपका गो थ्रू कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी जिसमें जैसे वर्क एनर्जी वगैरह, मोशन वगैरह, ये सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, एक बार देख लेना उनको जाने से पहले, जिससे इंपॉर्टेंट जो फार्मूलाज हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।